जो आज देश की सबसे बड़ी समस्या है मित्रों, वो आर्थिक असमानता की समस्या है। पिछले साल जब हिंदुस्तान में बिलियनर्स की गिनती हुई, मतलब जिनके पास 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा बिलियनर्स हिंदुस्तान में पाए गए 111, और पिछले 10 साल में उनकी गिनती दुगनी हुई। 1% देश के लोग 61% देश की संपत्ति के मालिक हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। 1% देश के लोग 61% देश के संपत्ति के मालिक हैं, और 10% लोग 81% देश के संपत्ति के मालिक हैं। इसका मतलब जो 90% देश की जनता है, उसका हिस्सा देश का केवल 19% है। ये बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। मैंने एक बात सोची कि क्यों ना इस देश के जो 100 सबसे ज्यादा अमीर लोग, जिनके पास लगभग 10-10 हजार करोड़ रुपए हैं, उनको देश के सबसे 100 गरीब जिले हम लोग थमाएं और उनको कहें कि एक जिले में हर किसी की गरीब की बिटिया की शादी शान से हो, हर कोई गरीब नौजवान पढ़ पावे, किसी भी गरीब किसान की आत्महत्या उसकी कुंडली में ना रखी जाए। एक तरफ हमारे पास 111 ऐसे लोग, और दूसरे तरफ अगर हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का IPCC का डेटा देखते हैं, तो क्या स्थिति है कि 3/4 देश के लोग 5,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं ग्रामीण भारत में, और 90% देश के लोग 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं ग्रामीण भारत में, और शहरी भारत में बहुत उससे वृद्धि नहीं है। आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बेरोजगारी की। हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी घट रही है, लेकिन भाइयों, ये कहीं न कहीं आंकड़ों का खेल है। क्यों? हम लोग कहते हैं 480 मिलियन लोग हैं, मतलब 48 करोड़ आदमी इस देश में जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? उनकी वास्तविक स्थिति है कि 56% लोग वो 48 करोड़ में से दिन के 100 रुपए से कम कमा रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ये हमारी सरकार से कभी नहीं देखा कि वो $2 भी नहीं कमा पा रहे रोज, और उनको हम वर्किंग नहीं कह सकते, उनको हम वर्किंग पुअर कह सकते हैं कि वो कामगार गरीब, कार्यरत गरीब। हमारे देश की जो शहरी जनता है, उसमें 67%, 66% इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या है? ठेला लगाना, अखबार रेड लाइट पे बेचना, कहीं न कहीं किसी बड़े सेठ के घर में बर्तन मंडवाना। ये कोई सम्मान का जीवन नहीं है किसी के लिए। और आज हम लोग जब शहरी भारत की बात करें, तो हम लोग एक आंकड़े को देखते हैं। वो आंकड़ा क्या है कि हम देखते हैं कि आंकड़े ये बताते हैं कि ग्रामीण भारत में गरीब कम हो रहे हैं, शहरी भारत में बढ़ रहे हैं। मित्रों, इसका सही कारण क्या है कि लोग अपने गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं, और कोई कारण भी नहीं है। आज क्या आप जानते हैं कि पिछले 30 साल में, ये बहुत बड़ा आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं, पिछले 30 साल में 23% किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दी। पिछले 30 सालों में 23% काश्तकारों ने खेती बाड़ी करना बंद कर दिया। आज जो हम दाल मंगा रहे बाहर से, सब्जियां मंगा रहे बाहर से, दलहन तिलहन मंगा रहे बाहर से,
उसका कारण ये है कि 4 में से 1 किसानों ने खेती बाड़ी 30 साल में छोड़ दी। क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी से आज किसी का पेट नहीं पल रहा। और आप बुंदेलखंड के तट पे हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आज हम लोग आर्थिक असमानता की बात करें, जो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। इलाहाबाद है ना, सबकी आत्मा स्वतंत्र है। ये 5 प्रधानमंत्रियों की भूमि है, यहाँ तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि 18 लाख करोड़ खराब लोन्स में बैंकों में पड़ा है, जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या है? जब बैंक किसी को लोन देता है तो वो बैंक की संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि उससे वो पैसा कमाएगा बाद में। जब वो 3 किश्त वो व्यक्ति लगातार नहीं दे पाता, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। आज मैंने विजय माल्या जी का जिक्र बनारस में किया था, उसके बाद वो संकट में आ गए, इसलिए मैं और किसी का व्यक्तिगत नाम तो नहीं लूंगा, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस देश का एक आम नौजवान जब अपने पढ़ाई के लिए, जब अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक लोन लेने जाता है, तो उसको अपमानित किया जाता है, तो उसको बोला जाता है अपने घर के कागजात लाओ। और वो अपने माता पिता से बड़े शर्म से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। अब माता पिता कहते हैं, बेटा कहीं व्यवसाय चौपट हो गया तो ये 4 दीवारें भी चली जाएंगी, बैंक के पास जरा सोच समझ लीजिए। और आज ऐसे 27 लोगों की सूची है भारत सरकार के पास पिछले 7-8 सालों से, जिन लोगों ने 15,000 करोड़ से ज्यादा लोन लिए पिछले 10 सालों में, और जिन्होंने 1 पैसा भी नहीं चुकाने का काम अभी तक किया। और उनमें सबसे शर्म की बात क्या है कि आधे लोगों ने साहब देश की नागरिकता छोड़ दी। ये इतना बड़ा स्कैम है। आधे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई इंग्लैंड का सिटीजन बन गया, कोई अमेरिका का सिटीजन बन गया। आज हम उनको कैसे पकड़ेंगे? उन्होंने नागरिकता त्याग दी या डर के मारे भाग गए, जो भी आप कहना चाहेंगे। जब तक इस देश के बड़े लोगों को उनके साथ, उनके कुकर्मों के ऊपर उनके साथ न्याय नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश में संदेश ये जाएगा कि कुछ भी करो आप छूट जाओगे, कुछ भी करो। गरीब आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय आदमी के लिए कानून है, बड़े आदमी कानून से परे। आज ये जो 18 लाख करोड़ है, ये छोटी बात नहीं है साहब। ये 18 करोड़ होता तो मैं शायद यह जिक्र न करता। ये जो 18 लाख करोड़ है, ये अगर उत्तर प्रदेश में लगाया जाए तो एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश में। ये बैंकों का पैसा नहीं है मान्यवर, ये हम और आप का पैसा है। हम और आप टैक्स भरते हैं। यहाँ कुछ लोग जिनके पास उतनी संपत्ति नहीं है टैक्स नहीं भरते, लेकिन टैक्स देश का हर नागरिक भरता है। डायरेक्ट टैक्स भरे ना भरे, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर आदमी भरता है जब वो कोई ना कोई सामान खरीदता है। तो वो बैंकों का पैसा हम लोगों का पैसा है। मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहता हूं। आज हमारे देश में स्वास्थ्य की क्या स्थिति? एक डेटा है यूनाइटेड नेशंस का कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार जो हर व्यक्ति के ऊपर खर्च करती है, वो केवल हमारे देश में साल में 3,000 रुपए हर व्यक्ति के ऊपर स्वास्थ्य में खर्च कर सकती है। और अमेरिका कितना खर्च करता है साहब? 6.5 लाख रुपए। कभी कभी मुझे इस देश में ये लगता है कि एक गरीब इंसान
जीवन की कोई कीमत ही नहीं, एक आम इंसान के जीवन का कोई महत्व ही नहीं। मैं सुल्तानपुर नाम की जगह का सांसद हूं। मैं जिले अस्पताल में गया था, मैंने देखा 2 माताएं हमारे एक बेड पे लेके डिलीवरी कर रही है, एक बिस्तर पे दोनों थे एक साथ। और जैसे ही बच्चा निकला, आप मान के चलो 1 घंटे के अंदर उनको बोला कि चलिए आप यहां से निकल जाइए, और बहुत सारे लोग हैं यहां लेके। क्या होगा हमारे देश में? क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में केवल 17% लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, केवल 17% लोग। और वो 17% लोग कौन हैं? उसमें से 10% लोग सरकारी एम्प्लॉइज। इसका मतलब जो आम नागरिक है उसमें से तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार पड़े और जिसकी एक सुरक्षा है। क्या होगा इस देश में? बेड डेंसिटी की स्थिति आप सोचो, 1000 लोगों के लिए एक बिस्तर है हिंदुस्तान में, एक। और इंग्लैंड में कितने हैं? 108। जब स्थिति हम लोग देखें, और इसका कारण क्या है कि स्वास्थ्य ठप है और शिक्षा ठप है हमारे देश में। हम खर्च कितना करते हैं? आज प्रोफेसर आंगलू इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जीडीपी का अगर प्रतिशत देखें तो हम 3% खर्च करते हैं शिक्षा पर, और 2% भी स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करते। और आप किसी भी देश को देखिए, चाइना को देखिए, वो 14% खर्च कर रहा है शिक्षा पे और 16% खर्च कर रहा है स्वास्थ्य पे। जब हम अपने जनता के ऊपर निवेश नहीं करेंगे तो ये महापुरुष निकल के कहां से आएंगे? क्योंकि 17% लोग के स्वास्थ्य बीमा, इसलिए दुनिया के सारे देशों में हम लोगों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का। मतलब जो पैसा एक आम इंसान अपने जेब से खर्च करता है जब वो बीमार होता है। और ये नड्डा जी का आंकड़ा है, स्वास्थ्य मंत्री का, कि हर साल हमारे देश में जो सबसे बड़ा गरीबी का कारण है वो कृषि, क्योंकि कृषि लगातार फेल हो रही है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो स्वास्थ्य है। आज आप सोचिए 39 मिलियन लोग, मतलब लगभग 4 करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, क्योंकि वो मेडिकल डेट को अपने पे नहीं कर पाते, अपने स्वास्थ्य के कर्ज को चुका नहीं पाते। ये स्थिति आज मैं कानून के लिए मांग करना चाहता हूं, जिस कानून के तहत कम से कम ये स्थिति तो बने कि एक परिवार, चाहे मध्यम वर्ग का हो चाहे गरीब वर्ग का हो, उसको सरकार के तरफ से एक मुफ्त इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, जो कम से कम परिवार के जो बड़े बूढ़े हैं, जो 60 साल के ऊपर हैं, वो इस देश में किसी भी अस्पताल में जाके अपना मुफ्त इलाज कराएं। क्योंकि मैं 2 अलग जगह से सांसद रहा हूं और मैं आपको बिना किसी झूठ के बता सकता हूं और संकोच के कि 90% जो लोग आते हैं वो एक ही चीज के लिए आते हैं, इलाज के। और वो एक ही चीज कहते हैं कि साहब हमारे माँ बीमार हैं, हमारे बाबूजी बीमार हैं और हम लोग टूट गए हैं इनकी सेवा करते करते। एक आम हार्ट अटैक के लिए, कॉरोनरी बाईपास के लिए, आम हार्ट डिजीज के लिए कितना खर्च है? औसत 1,41,280 रुपये। अब आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि 3/4 लोग 5,000 से लेकर 8,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। वो लोग को जब 1,41,000 रुपये देना पड़ेगा, वो भी एक ऑपरेशन के लिए, तो वो कहां से करेंगे साहब? मैं आपको बताऊं कहां से करेंगे। हमारे देश में
62% जो स्वास्थ्य में हम लोग इलाज कराते हैं वो अपनी संपत्ति बेच के कराते हैं। ये स्थिति आ गई कि अभी मेरे पास गोरखपुर के पास एक जगह बांस गांव, वहां से मेरे कोई परिवार मिलने आया 4-5 दिन पहले। अच्छे लोग थे, खाते पीते लोग। उन्होंने कहा साहब हमारे माता पिता दोनों बीमार हैं 4 साल से, और आज हमारे पास 2 दुकानें थी वो बिक गई, आज हमारे पास जो जमीन थी वो बिक गई, और हम आपके पास विनती करने आए हैं कि हमारी मदद करो। ये तो आप किसानों की मदद करते जो आत्महत्या कर रहे हैं, हमारी भी आत्महत्या आपके हाथ में लिखी जाएगी। और मैंने जो मेरी क्षमता थी उनकी मदद की। आज हम लोग शिक्षा की बात करें। एक रिपोर्ट 2010 में निकली थी जिसका नाम था PISA, PISA। PISA का मतलब है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का परिषद। और उन्होंने एग्जाम दिया था गणित पे, विज्ञान पे और अंग्रेजी पे। और हम लोग दुनिया के 128 देश में लास्ट 128 देश में लास्ट आप जानते हो सर, लास्ट था 128 देश में। और सबसे शर्म की बात क्या है कि 2 ही प्रदेश के बच्चों को भेजा था, केरल के और हिमाचल के, जो हमारी शिक्षा में सबसे विकसित माने जाते हैं, और वो लास्ट था। और उसके बाद हमने कहा हम इस प्रतियोगिता में भाग ही लेंगे। अपने सिर पर ऊपर पट्टी डाल के हम वास्तविकता से छिप नहीं सकते। एक ASER की रिपोर्ट है जो प्रथम निकालती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। उसमें क्या लिखा है कि 47% बच्चे जो हैं 5वीं कक्षा, वो पहली कक्षा के किताबों को भी नहीं पढ़ते। 47% बच्चे जो 5वीं कक्षा के, वो पहली कक्षा की किताबों को नहीं पढ़ पाते। एक सिंपल बात, आप सब लोगों ने IIT का नाम तो सुना होगा। IIT तो पराकाष्ठा मानी जाती है शिक्षा की, कि जो IIT में चला गया वो तो उसका जीवन सोने में सुहागा हुआ। क्या आप एक चीज जानते हैं, पिछले साल की जो पूरे देश के IIT की जो रिक्रूटमेंट है, मतलब जब वो डिग्री करती है और उनको रोजगार मिलने का समय आया, तो 30% IIT के छात्रों को नौकरियां नहीं मिल पाई पिछले साल। तो बाकी संस्थाओं की क्या हाल होगी और विश्वविद्यालयों का आप सोच सकते हैं। इस देश में जो लोग 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं हर साल, और इन 15 लाख एजुकेशन ग्रेजुएट्स में 44% ऐसे हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली है पिछले 3 साल में। मतलब आप मान के चलो 2 में से 1 लगता है। तो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं अपने नौजवानों को और हम रोजगार नहीं दे पा रहे, वो उन्हें क्या करेंगे? वो कौन सा बड़ा सपना देख पाएंगे अपने जीवन के लिए? एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में जिसका नाम है स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड में पिछले साल 8000 आविष्कार हुए, इन्वेंशन हुए, और हमारे पूरे देश में मिला के 800 मिले। एक विश्वविद्यालय में 8000 की। क्यों? क्योंकि हम लोग रिसर्च में पैसा खर्च नहीं करते। हम लोग जो जिस रिसर्च के वजह से एक वैज्ञानिक, एक महावैज्ञानिक बनता है, जब उस पर 1 भी रुपए हम खर्च नहीं करेंगे तो वो जादू से वो काम हो नहीं पाएगा। हमारे देश में 2 ही संस्थाएं जो टॉप 200 में आई है US यूनिवर्सिटी रेटिंग में, एक IISc बेंगलुरु और IIT दिल्ली। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि नौकरियों के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में सबसे खराब रिकॉर्ड। अगर मैं आपको याद दिलाऊं
तो कुछ महीने पहले सफाई कर्मचारियों की नौकरी अमरोहा जिले में निकली। उसमें ज्यादा नौकरियां नहीं थी, वो नौकरियां थी शायद 30 नौकरी। उनके लिए 60,000 लोगों ने अप्लाई किया। 60,000 लोगों ने 30 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। उसमें से 18 PhDs थे और लगभग 1,500 लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए। क्या होगा? हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से, अब मैं कुछ सोल्यूशन के बारे में बात करना चाहता हूं। हम लोग इलाहाबाद में आज, इलाहाबाद एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है देश के, लेकिन मैं आज एक चीज कहना चाहता हूं। हम जिस दौर शहरीकरण से आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम शहरीकरण सही मायने में करा पा रहे हैं कि क्या हमारा शहरीकरण में भी एक अराजकता दिख रही है? आज आप मैं आइडिया देना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि यही मकसद है आज की स्पीच। अगर एक शहर इलाहाबाद जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड बनाए, अपने आप को एक आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई बनाए हर शहर, अब ये कैसे हो सकता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो यूरोप के शहर थे वो सब घाटे में चल रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, जैसे गवर्नमेंट एक बॉन्ड बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बॉन्ड बनाती है कि हम आपको साल का 6%, 7% देंगे और आप इसमें निवेश करो। मैं कहता हूं कि अगर हम लोग इलाहाबाद शहर का या वाराणसी का या इंदौर का या पटना का इसको एक आर्थिक इकाई के रूप में देखें और एक बिजनेस मॉडल हर शहर का बनाएं। आज आप देखिए आपके शहर में जो नगर पालिका है, क्या वो नगर पालिका खुद से अगर पैसा जनरेट करना चाहे, पैसे का उत्पाद करना चाहे, क्या वो कर सकती है? वो नहीं कर सकती। अगर वो सोचती है कि हम इलाहाबाद में अमरूद की एक बहुत बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएं और उसका 50% हिस्सा हमारे शहर की नगर पालिका को मिले ताकि हम हर जगह RCC रोड बनाएं, क्या वो संभव है? नहीं, वो संभव नहीं है। वो पैसा ऊपर जाएगा, प्रदेश में जाएगा, विदेश में जाएगा और फिर उनको हाथ फैलाना पड़ेगा कि हमको कुछ दे दीजिए। जो 90% पैसा शहरों में आता है वो कहां जाता है? शहर हमेशा दिवालिया होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जाता है कर्मचारियों के तनख्वाहों। और अगर आप केवल ये देखिए, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, पेरिस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स बनाए जिनका नाम म्यूनीज रखा इन्होंने, और इन्होंने कहा कि हम एक शहर को एक बिजनेस एंटिटी बनाएंगे और हम लोग अपने रिजर्व बैंक को बोलेंगे कि एक बॉन्ड इश्यू करो हमको, और हर साल हम ये दिखाएंगे कि पिछले साल हमको इस वजह से घाटा हुआ, इस साल हम इस वजह से मुनाफे की तरफ बढ़ेंगे। और हम लोग, आज आपने कभी सोचा है कि कोई भी मेयर, कोई भी काउंसलर या कोई भी ग्राम प्रधान का नाम हम अखबारों के मुख्य पन्ने पे क्यों नहीं पढ़ते थे? ये लोग का नाम क्यों नहीं प्रतिष्ठित होता? न्यूयॉर्क का जो मेयर है माइकल ब्लूमबर्ग, वो राष्ट्रपति के लिए लड़ने के लिए सोच रहा था और पूरे दुनिया में उसकी चर्चा थी, क्योंकि वो कहते हैं कि जो न्यूयॉर्क का महापौर है वो किसी अमेरिका के प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी एक बड़ी चीज है। तो हम अपने शहरों को सही मायने में महानगर क्यों नहीं बना सकते, आर्थिक रूप से उनको आत्मनिर्भर करके? ये मेरी एक सोच है। तो ये देखते हैं कि अगर स्पर्धा हो शहरों के बीच में, इन बॉन्ड्स के बीच में, तो क्या होगा? ये होगा कि हर शहर कोई इंसेंटिव मिलेगा, कोई प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, अपने शहर को महान बनाने के लिए। हम लोग अगर विदेशी निवेश के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हम हमेशा, हमारी थाली आधी होगी।
आपको मैं एक आंकड़ा बनाना चाहता हूं। पिछले 10 साल में विदेशी निवेश लगभग 80% केवल 5 प्रदेशों में गया है। दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु। और उत्तर प्रदेश को पिछले 10 साल में विदेशी निवेश का हिस्सा कितना मिला है? 0.2%। जो देश के 25% आबादी का प्रदेश है उसको लगभग 0 विदेशी निवेश है। इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। देखिए, अगर हम लोग फिर से शिक्षा की बात करें, हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में कुछ हमको सफलता मिली, लेकिन जितना पैसा खर्च किया उस हिसाब से कोई सफलता नहीं मिली। उसका कारण क्या है? क्योंकि राइट टू एजुकेशन में जो हजारों लाखों करोड़ खर्च हुए वो किस चीज पे हुए कि हर 1 किलोमीटर पे हम स्कूल बनाएंगे। लेकिन वो स्कूल नहीं है साहब, वो केवल भवन निर्माण है। स्कूल एक भवन नहीं है, स्कूल उस भवन के अंदर विद्या है। पहले प्राचीन में पेड़ों के नीचे पढ़ते थे लोग, विद्या तो कई गुना ज्यादा उनको प्राप्त होती थी। आज मैं कहना चाहता हूं कि भवन में जितना हम निर्माण कर रहे हैं, अगर हम सिंपल बात करते, अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करते, 10% पैसा खर्च होता केवल एक गांव के बच्चों को दूसरे, तीसरे, चौथे गांव तक छोड़ने और उठाने का काम है, तो सारी बहनें और बच्चियां भी पढ़ने लगेंगी और किसी को असुरक्षित भी नहीं लगेगा। और ये जो हम हर गांव में काम कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ खर्च करेंगे और एक स्कूल बनाएंगे, साहब राइट टू एजुकेशन में क्या आप जानते हैं आंकड़ा क्या है? प्रोफेसर आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं कि 72% लोग केवल क्लास 8 तक खत्म करते हैं, केवल 72%, और केवल 33% बच्चे क्लास 12 पार करते हैं, केवल 33। इसका मतलब जो हम लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं उस पर कितना प्रतिशत हम टीचर ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कितना प्रतिशत खर्च करते हैं? 2%। जो हमको पढ़ाने, बड़े करने, दुनियादारी सिखाने वाले लोग हैं, भवन निर्माण पे हम खर्च करते हैं 48% और टीचर्स पे हम खर्च करते हैं 2%। मैं तो कहता हूं जितने अध्यापक हैं उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या को दुगनी करनी चाहिए, ताकि जितने लोग आज शिक्षा में पढ़ाई करने में आना नहीं चाहते क्योंकि वो सोचते इससे गुजारा नहीं हो पाता इंसान का, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि एक ग्रामीण भारत में पढ़ाने वाला पाठक भी, एक टीचर भी एक इज्जत से जीवन अपना काट सकता है और ड्रॉप आउट रेट भी खत्म हो जाएंगे। मैं बात करना चाहता हूं नौजवानों की। आज अभी मैंने नोएडा में एक स्टेटमेंट दिया था, शायद आपके यहाँ भी छपा। हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन की, हर नेता बात करता है रिजर्वेशन की, किस जाति के नाम पे दे दो, धर्म के नाम पे दे दो, क्षेत्र के नाम पे दे दो, आयु के नाम पे, तो कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करता। मेरा एक सुझाव है और वो सुझाव मैं चाहता हूं सकारात्मक रूप से हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। मैं कहता हूं कि आज जो नौजवान राजनीति में आ रहे हैं वो केवल वो नौजवान आ रहे हैं जो बड़े परिवार में हैं। कोई आम परिवार का नौजवान राजनीति में नहीं आ रहा। माफ करें, अगर मेरा नाम वरुण गांधी नहीं होता, अगर मेरा नाम वरुण पाठक होता या वरुण यादव होता या वरुण सिंह होता या वरुण कोरी होता तो मैं भी सामने बैठा होता और किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति की और ये सच्चाई है। अब इसमें परिवर्तन कैसे करना मैं आपको बताता हूं। मैं मानता हूं कि हम लोग आयु के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा की सीट को रिजर्व नहीं कर सकते, ये मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी पढ़ाई चलती है, वहां पे बहुत बड़ी ट्रेनिंग चलती है, हीरे को तराशा जाता है फिर जाके हीरा बनता है। तो शायद हम एक इलाहाबाद के 25 साल के नौजवान को सीधे सांसद ना बना पाए,
लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, निचले लेवल पे शुरुआत में काउंसलर के लिए, ग्राम प्रधान के लिए, जिला परिषद के लिए, बीडीसी के लिए, क्या वहां हम युवाओं के लिए एक रिजर्वेशन नहीं ला सकते बिना किसी जात के, बिना धर्म के, जिसमें हम लोग ये कहें, आप बताइए क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं कि सही बात कह रहा हूं, जिसमें हम लोग एक चीज तय करें कि ज्यादा नहीं 20% जो सीटें हैं वो 40 साल से कम लोगों के लिए रिजर्व है, जिसमें वो लोग नहीं, हम उसका देश को क्या लाभ होगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो एक तो नया खून राजनीति में आएगा। जब तक आदमी राजनीति में शिखर पे पहुंचता है, माफ करिए, वो थक जाता है, नहीं थकता। मैंने एक बहुत बड़े नेता से एक बार पूछा, पूर्व प्रधानमंत्री से, मैंने कहा साहब, जब आदमी प्रधानमंत्री बनता है तो वो जो बड़े बड़े सपने देखता है, ऐसा क्यों है कि वो कार्यकुशल नहीं हो पाते? उसने कहा बेटा, जब मैं नौजवान था, जब मैं 20 का था, 25 का था, 40 का था, 45 का था, मुझे जीवन में मौका नहीं दिया, और जब जीवन ने मुझे मौका दिया, मैं अंदर से इतना थक चुका था, लड़ के संघर्ष करके, कि वो ऊर्जा नहीं रही जो पहले रहनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि जो नौजवान वो नीचे से अपने काम को सीखें, ताकि वो देश को सुधारे, ताकि वो सीखें कि एक ईमानदार प्रधान एक कितना बड़ा कार्य देश के लिए कर सकता है जो कोई सोच नहीं सकता। मैंने सुल्तानपुर पे एक नया काम करने को अभी मैंने सोचा कि मैं हर गांव में सर्वे कराऊंगा, और जो ईमानदार प्रधान मुझे दिखेंगे, जिनके बारे में उनके गांव के लोग बोलेंगे 70%, 75% कि ये आदमी निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से काम कर रहा है, मैं अपने सांसद निधि से उनके गांव के लिए इनाम दूंगा। मैं ये देखता हूं, एक छोटा सा देश है रूस के पास, लातविया ने एक नया कानून लागू किया, उसका नाम है माना वाल्स, मतलब मेरी आवाज, और वो देश के नौजवानों ने किया। वो क्या कानून है? उन्होंने कहा, लातविया के 99% लोग इंटरनेट पे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग 20% देश की आबादी कोई ई-पेटिशन द्वारा इंटरनेट पे साइन करा दें, तो क्या देश के संसद में बहस होगी उस मुद्दे पर? साहब, अगले हफ्ते प्रधानमंत्री ने घोषणा की लातविया की कि मैं ये कहता हूं कि अगर 20% देश की जनता ने साइन कर दिया, उस पर बहस नहीं होगी, वो कानून बनेगा हमारे देश में। और जो देश के युवाओं, उन्होंने पिछले 3 साल में 16 कानून बनाए हैं लातविया देश में। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक हमारे देश का उदाहरण, एक लक्ष्मी नाम की लड़की change.org पे गई और उसके ऊपर तेजाब फेंका गया था उसके चेहरे पर, और उसने कहा कि तेजाब को हर दुकान में जो बिक रहा है उसको आप बंद करिए, क्योंकि हमारी बहनें इसकी शिकार हो रही है। और 30,000 लोगों ने 2 दिन में उसको साइन किया, और 7 दिन के बाद सुशील शिंदे जो उस समय गृह मंत्री था, उसने फिर उसको कानून बना दिया। तो इस देश के नौजवान को सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग कन्वेंशनल मीडिया के माध्यम से अपनी ताकत को प्रकट करनी चाहिए। इस देश का नौजवान जब एक आवाज में बोलता है, और जब उसके आवाज में गूंज यह होती है कि जो देश की सरकार है वो मैंने देखा कि फिलीपींस में एक वेबसाइट checkmyschool.org क्या है? फिलीपींस में शिक्षा बड़ी निम्न स्तर की थी, तो नौजवानों ने कहा
कि हम अपने स्कूल की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों वेबसाइट पे डालेंगे, और जो टीचर बढ़िया काम कर रहा है उसकी प्रशंसा करेंगे, जो टीचर में क्रूरता ज्यादा है, अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, वो भी लिखेंगे। और अपने स्कूल को हर साल हम स्टूडेंट्स रेटिंग देंगे, उनकी हम लोग गिनती कराएंगे। साहब इतना सफल हुआ कि 3 साल बाद 20% लिटरेसी रेट बढ़ गए, क्योंकि स्कूलों में स्पर्धा आ गई कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे कोई हमारा स्टूडेंट खराब दिखे, क्योंकि हर आदमी उस वेबसाइट को देखने लगा। हम अपने देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मेरे जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर के करुणा शंकर जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भैया आप एक काम करो, जो स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे स्टेट लेवल स्पोर्ट्स में करें, उन टॉप 20 स्कूल्स को आप स्पोर्ट्स का बहुत सारा सामान दीजिए, एक प्रोत्साहन के एग्जाम के रूप में, जहां पे स्कूलों के मार्क्स सबसे ज्यादा बढ़े, उनको आप 10-10 लाख सांसद निधि से दें। उन्होंने कहा एक दिन में नहीं, लेकिन आपके 5 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे कि कितनी एक नई ऊर्जा आ जाएगी इन स्कूलों में, और एक नई शुरुआत होगी इस जिले की, और ये मैं करने जा रहा हूं। हम लोगों ने सामाजिक जिम्मेदारी अपनानी चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं बहुत विश्वविद्यालयों में जाता हूं बात करने के लिए, मेरी बहुत रुचि है नौजवानों से बात करने के लिए, और मैं बहुत लिखाई पढ़ाई का काम भी करता हूं, जैसे आप देख सकते हैं। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, बल्कि मैं उसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हर स्टूडेंट अपने घर में जाके एक फलदार वृक्ष जरूर लगाए। अगर मेरे यहां इलाहाबाद आने से 100 पेड़ भी लगे तो मैं सोचूंगा कि इतना दूर आना मेरे लिए बहुत सफल है। और आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज एक नौजवान मेरे से मिलने आया, यहां तो जरूर होगा आप जो मेरे लिए एक वृक्ष लाए, और मैंने कहा कि भाई साहब आप सर्किट हाउस पे आए हो, मैंने आपका भाषण सुना है, मैं चाहता हूं आप वृक्षारोपण आज शाम को ही कर दें। कहीं न कहीं हमको एक ऐसी राजनीति उत्पन्न करानी पड़ेगी जो धर्म, जाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ गए। आज जो हमारी राजनीति चल रही है, वो राजनीति असली मुद्दों से भटकी हुई। हम लोगों को समीकरण की राजनीति करनी नहीं। मेरा कहना है कि जहां समीकरण की राजनीति समाप्त हुई है, वहीं आशा की राजनीति शुरू हुई। और पूरे दुनिया में मैं आपको 100 उदाहरण ऐसा दे सकता हूं। हम लोग, मैं अभी मुजफ्फरनगर गया था, एक बड़े संस्थान श्री राम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और उन्होंने मुजफ्फरनगर के बारे में तो आप जानते हो, कोई घटना घटनी है रोज वहां पर। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा मित्रों, क्या आप जानते हो कि 20% निवेश मुजफ्फरनगर में पिछले 2 साल में कम हुआ है, जब से दंगे हुए हैं? कोई भी फैक्ट्री यहां आज लगाना नहीं चाहता। और मुजफ्फरनगर क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि वो पर कैपिटा इनकम में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 था, और आज वो नंबर 11 है। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी जो निवेश करना चाहता है वो दुबई में करेगा, लेकिन सीरिया में कोई नहीं करेगा। जहां हिंसा होगी, जहां खून बहेगा, वहां उद्योग नहीं लगेंगे, वहां शिक्षा भी मरेगी। मेरा एक कहना, ये तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर हम दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। हम लोग इतने संवेदनशील समय में रह रहे हैं। हम लोग धर्म के ऊपर, हम लोग जाति के ऊपर,
हम लोग क्षेत्रवाद के ऊपर लड़ाई क्यों करें? इस देश की लड़ाई अमीरी और गरीबी के बीच में, इस देश की लड़ाई शिक्षा और अशिक्षा के बीच में। हम लोग धर्म, जाति, क्षेत्र का सम्मान करें, लेकिन उसका राजनीतिकरण न करें। धर्म और जाति का अपना स्थान है, लेकिन राजनीति में उसका कोई स्थान नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां जितने लोग आए हैं वो एक पेड़ जरूर लगाएं, मेरे आगे। कितने लोग यहां पे एक पेड़ लगाएंगे मेरे आगे? सच सच बोलो, राजनीतिक लोगों के तरह सच सच कि कितने लोग एक पेड़ लगाएंगे? अगर नहीं, एक ही लगाएंगे। ये मैं चाहता हूं कि एक फलदार वृक्ष लगाएं। मैं चाहता हूं कि इलाहाबाद याद करे कि एक नौजवान आया था और उसके वजह से कम 200-300 पेड़ इलाहाबाद में लगाए। मैं अंत में ये बहुत अच्छी बात, क्या नाम है आपका? आशीष सिंह जी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि व्हाट्सएप किया जाएगा आपको, बोलिए। बहुत अच्छा सुना आशीष सिंह। डॉक्टर कमला सिंह जी कहते हैं आपको तो मंच पे होना चाहिए। ये मैं अंत में बिंदु को बोलना चाहता हूं किसानों के, क्योंकि वही आंदोलन को लेकर मैं यहां आया। मैं इस पर थोड़ा सा विस्तार से बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं 2 मिनट मेरी बात और सुने। क्या मैं बोलूं कि आप थक गए? ये बुंदेलखंड में तीसरे साल लगातार सूखा पड़ा है। हम लोग उन लोगों के खून के आंसुओं को समझ नहीं सकते। जॉन ग्रेस जो एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने बुंदेलखंड में एक सर्वे किया और वो सर्वे 1200 घरों का है केवल बांदा में, जो आपसे सटा हुआ जिला है। डॉक्टर आपके तो क्षेत्र में भी शायद आता है। और उन्होंने देखा कि पिछले साल 90% जो ज्वार, बाजरा, मूंग और सोयाबीन की खेती की वो पूरे तरह नष्ट। 90%। 40% घरों ने 6 महीने के लिए दूध नहीं दिया और 70% लोगों ने 1200 घरों ने दाल नहीं खाया 6 महीने। कैसे लोग जी रहे हैं देखा। भाइयों, हम लोग जो पर्यावरण के साथ खनन कर रहे हैं उसका ये नतीजा है। आप मेरी बात सुनिए। क्या आप जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों में हमने पर्यावरण के साथ इतना खिलवाड़ किया कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है पूरे देश में। अब आप सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो हम क्या करें? मैं आपको बताता हूं कितनी बड़ी बात है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ गया और नाइट टाइम टेम्परेचर, रात का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया तो 17% जो धान की खेती देश में होती है वो नहीं हो पाएगी। 17% धान की खेती और देश के लिए असुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि आज हमारी खाद्य सुरक्षा जो है वो हमारी एक बहुत बड़ी पूंजी है। जैसे ही हम लोग उसमें से निकलते जाएंगे वैसे हम असुरक्षित होते जाएंगे, दूसरों के ऊपर निर्भर होते जाएंगे। भाइयों, इस साल 10 मिलियन टन जो है राबी, जो मानसून की बारिश की खेती वो नष्ट हुई, जिसका 20,000 करोड़ कीमत। और अभी जो खरीफ की खेती हुई है, जो सर्दियों की मानी जाती है, उसकी स्टैटिस्टिक क्या है कि बाजरा, ज्वार और मूंग को मिला के 17 लाख एकड़ नष्ट हुए इसी साल। आप सोच सकते हो देश का हाल क्या है। और ये क्यों नष्ट हुई है? गर्मियों के कारण। क्योंकि इस साल आपने सर्दी देखी हुई कि सर्दी इस साल ज्यादा हुई नहीं,
और इसके काश्तकार के ऊपर कितना भयानक प्रबल असर पड़ा ये आप देखते हैं। भाइयों, एक किसान का जो जीवन है वो सबसे कठिन जीवन है पूरे समाज में। एक मजदूर से भी खराब जीवन है किसान का। उसको पता नहीं है कि कब मैं कर्ज में जाऊंगा। मैंने इलाहाबाद बैंक का एक गणित लिखा था क्योंकि मैं इलाहाबाद आ रहा था और बड़े शर्म की बात है साहब कि इलाहाबाद बैंक ने 800 करोड़ रुपए किसानों को दिया है, लेकिन वो किन किसानों को दिया है? उसमें से 60% जो पैसा दिया है वो उन किसानों को दिया है जो 15 एकड़ और ऊपर के काश्तकार हैं, और जो सीमांत किसान हैं जिनको वाकई पैसे की जरूरत है उनको 10% पैसा मिला। आप सोचिए इसमें कहां न्याय है? आप ये देखिए कि इंटरेस्ट रेट 4% है किसानों के लिए साल के लिए, लेकिन अगर वो लोन 1 साल के लिए आप नहीं देते क्योंकि बारिश नहीं आई, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, आपकी फसल पूरी तरह नष्ट हुई, तो 1 साल बाद वो 22% हो जाता है। 22% 1 साल में। और जो मध्यम वर्गीय अमीर आदमी अपने घर के लिए होम लोन लेता है वो 10 से 12% ले लेता है। तो कहां हम किसान के साथ न्याय कर पाएंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हम लोग यहां आए हैं एक बड़ा संदेश देने के लिए। हम लोग आए हैं एक संदेश संवेदनशीलता का देने के लिए। मैं 4 किसानों के पास जा कि कौन से किसान मुरादाबाद में बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हैं, और उन किसानों को हमने सीधे उनके हाथों से चेक मुहैया कराया। कोई बिचौलिया नहीं, कोई विश्वास नहीं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर अरुण बैनर्जी साहब का, डॉक्टर मिलन मुखर्जी साहब का, आदरणीय जगदीश शर्मा जी का, मलय शर्मा जी का, और 2-3 और लोग हैं जिनका नाम मेरे पास अभी आया नहीं है, जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी की है और जिन्होंने कहा है कि मैं पैसे की गिनती नहीं करना चाहता, ये पैसों के बारे में नहीं है, ये नियत के बारे में। तो जितने लोगों ने कहा है कि हम कल आपके साथ जाके कुछ और किसानों की मदद की, क्योंकि मेरे पास एक बहुत लंबी सूची पड़ी, और मैं कहना चाहता हूं प्रोफेसर साहब, मैं आपको खासकर कहना चाहता हूं, कल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिला प्रोफेसर त्यागी जी से, और त्यागी जी ने मुझे कहा इलाहाबाद के लोगों से मेरी एक दरखास्त कर दीजिए कि जो किसान परिवार, सीमांत किसान परिवार भुखमरी के कगार पर हैं, आर्थिक तंगी कष्ट के कगार पर हैं, उनके बच्चों को मैं सारे रास्ते उनके लिए खोल के मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में उनको निःशुल्क जगह देता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, आप अध्यक्ष जी, आप डॉक्टर, आप यज्ञ जी, आप लोग एक सूची बना के दीजिए जो किसान के बच्चे बिल्कुल कष्ट में हैं, जो फीस नहीं दे पा रहे, जिन्होंने 10+2 किया है, जो आगे बढ़िया पढ़ना चाहते हैं, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करके उनके लिए वहां रास्ता ढूंढूंगा। अंत में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग व्यवस्था को चुनौती दीजिए। मैं प्रदेश या राष्ट्रीय व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, मैं सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। आप प्रश्न पूछिए अपने नेताओं से, अपने सांसदों से, अपने विधायकों से, आपका अधिकार है, आप उनसे पूछिए, आप शर्माइए मत कि आपने क्या किया हमारे लिए, आपने अपने पिछले साल के 5 करोड़ या 1 करोड़ कहां खर्च किए, आप अपने नगर पालिका के सभासदों से पूछिए। अगर आप लोग मौन रहेंगे तो ये अधिकार आपके हाथ से छीन जाएगा। आज मैं कहता हूं, जब आपको अपने प्रश्न का उत्तर ना मिले, आप आरटीआई डालिए, आप कोर्ट में जाके पीआईएल डालिए। कितने लोगों ने यहां पीआईएल डाली है किसी न किसी मुद्दे पे?
बहुत कम। मैं चाहता हूं नौजवान पीआईएल को एक शस्त्र मान के अपनाएं, आरटीआई को एक शस्त्र मान के अपनाएं, मीडिया का सदुपयोग करें। जहां आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, मीडिया से आग्रह कीजिए कि हम सब नौजवान आपके सामने एक मुद्दा उठाना चाहते हैं, मीडिया निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। मैं अंत में गरीब, किसान, नौजवान, ये मुद्दा राजनीति में आगे बढ़कर काम कर रहा हूं। मैं सुल्तानपुर का सांसद हूं, बट मैं इलाहाबाद का बेटा हूं और मैं इतना ही और मैं इतना आप लोग इतने दूसरे तरीके से बोल रहे कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, खिलाफ बोल रहे कि पक्ष में बोल रहे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं भाइयों कि आशावादी राजनीति हमको करनी है। देश में हर जगह एक आशा का पौधा डालना है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपका सांसद तो नहीं हूं, लेकिन आपका अधिकार मेरे ऊपर है। हमेशा याद रखना कि इलाहाबाद के लोगों के लिए एक कोठी है दिल्ली में आपकी रक्षा के लिए, आपके सम्मान की रक्षा के लिए। और कभी भी आप लोगों को कोई कष्ट पड़े, इलाज के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, तो मैं नहीं कहता वो थोड़ा विवादित हो जाएगा, लेकिन किसी चीज की पैरवी के लिए, किसी चीज की मदद के लिए, किसी चीज के साथ के लिए, तो आपका एक सिपाही दिल्ली में भी खड़ा है। मैं इतना मैं जरूर कहूंगा अंत में, हमको एक नया भारत बनाना है और एक नया उत्तर प्रदेश बनाना है। हम लोग पद क्या प्राप्त करें ये महत्वपूर्ण नहीं, हम लोगों की दुआओं से कद क्या प्राप्त करें ये महत्वपूर्ण है। पद हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन कद गरीब आदमी के, आम आदमी के दुआओं से ही मिलता है। मेरा रास्ता पद प्राप्ति का नहीं है, मेरा रास्ता दुआओं की प्राप्ति का है। इन्हीं शब्दों के साथ और एक चीज मैं आग्रह करना चाहता हूं, मेरे सम्मान को रखते हुए जितने लोग यहां आए हैं उनकी सबकी 5 मिनट के लिए बात सुनी जाएगी। आदमी कोई उठेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। लोग यहाँ पे अत्यंत सम्मानित लोग आए हैं, उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे आदमी का सम्मान पाया यहाँ आके, और सबकी बात धैर्य से सुनी जाएगी। ये तमीज की कमी है, मैं चाहता हूं कि ये तमीज का संदेश पूरे देश दुनिया में जाए। इतना मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।